नमस्कार, एएनएन के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। करेंगे खास मेहमानों का स्वागत, लेकिन पहले नजर एक बार आज के मुद्दे पर डाल लेते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष या फिर कहिए तो इंडिया अलायंस जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठा ही रहा था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर केरल से भी सामने आ रही है। आपको बता दें, आरएसएस की 3 दिवसीय समाहरण्य शिविर में मोहन भागवत और आरएसएस नेताओं ने समाज की प्रगति के लिए जातीय जनगणना को सही ठहराया है। क्या आरएसएस अब भाजपा की जगह विपक्ष के एजेंडे को समर्थन कर रहा है? क्या मोदी विरोध में आरएसएस अब राहुल गांधी का समर्थन करता दिख रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। तो इसी को लेकर हमारे बीच जुड़ रहे हैं बीजेपी से पवन कैसर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही कांग्रेस से हमारे बीच आज राज शर्मा जी हैं और वहीं हमारे बीच किसान नेता भी एक जुड़ेंगे जो एडवोकेट भी हैं, लेकिन चर्चा तो हम जारी रखेंगे क्योंकि और साथ ही सपा से हमारे साथ इस वक्त यश भारतीय जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल मैं पवन केसर जी से ही करना चाहूंगी। सत्ता में सरकार भी होने की है और जो मुद्दा है, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्या मोहन भागवत अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, जो आरएसएस संघ है? पवन केसर जी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। म्यूट किया था सर मेरा। जी जी बोलिए। म्यूट हुआ था। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो बयान आपने बताया कि आरएसएस के जो हमारे स्पोक्सपर्सन सुनील अम्बेडकर जी ने जो दिया है, ये कहीं ना कहीं ये उन्होंने साथ में आपने पूरा कोट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, वो कांग्रेस का समर्थन इस बयान से कहीं भी नहीं झलकता। उन्होंने लास्ट में जो शब्द लिखा है कि कास्ट सेंसिस जरूरी है, अगर इससे कोई भी मतलब पॉलिटिक्स ना किया जाए, इसको वोट बैंक की राजनीति की तरह इसको यूज ना किया जाए, इसको जो जो वंचित वर्ग है उनके उद्धार के लिए कास्ट सेंसिस की उन्होंने ये बात कही है। इसमें किसी पार्टी का समर्थन या उसका विरोध ये कहीं नहीं छुपा है। आरएसएस जो है वो हमेशा जो है उन्होंने देश की बात की है, देश के लोगों की बात की है, और उसी का ये जो एक कड़ी जो बयान इसमें जुड़ा है। आप जिस आज पूरा विपक्ष जो है ना, इसको एक तरह का मतलब आरएसएस वर्सेस बीजेपी या आरएसएस ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया, ये इस तरह से लेने के बजाय इसमें पॉजिटिव अगर देखते तो इसमें ज्यादा अच्छा उनको लगता है कि एक जो जिस संगठन को ये लगातार कोसते आए हैं आज, क्योंकि भाजपा हमारे राष्ट्रीय जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि वक्त आने पे कास्ट सेंसिस पे जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे। आज आरएसएस का बयान आया है, लेकिन पवन सर, जो जाति जनगणना का को लेकर जो बीजेपी का रुख है वो बिल्कुल साफ नहीं है। वहीं मोहन भागवत का एक ऐसा रुख कि वो जाति जनगणना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे कुछ अलग राजनीति देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें कोई अलग राजनीति नहीं है। भाजपा जो है हमेशा जो जन कल्याण हमेशा उसमें आगे रही है। उन्होंने जो भी नीतियां बनाई हैं, समाज को जितना भी वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित, उनके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है वो इन्हीं 10 सालों में उनको दिखा है। सबसे ज्यादा घर जिसको मिले हैं, स्कॉलरशिप अगर देखा जाए, योजनाएं देखा जाए, जो रोजगार के साधन उनको उपलब्ध करवाए गए हैं, ये सबसे ज्यादा यही दर्शाता है कि भाजपा जो है ये कहीं ना कहीं मतलब जो भी एससी जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए मतलब सबको साथ लेकर चलने की जो बात करते हैं वो सही में उन्होंने जी पवन केसर जी, मैं आपका मत सुनूं जरा। राज शर्मा जी, क्या सहमत है आप पवन केसर की बात से? जी कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई ये 0% भी मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे आप ये बता दीजिए, पवन भाई की बात का जवाब देंगे, क्या भारतीय जाति जनगणना कराना चाहती है? दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने रोजगार दिया। मैं सारे लोगों को कहता हूं, इन्होंने रोजगार कितना दिया इन 10 साल 11 साल हो रहे हैं, अब 11 साल शुरू हो गया इनका।
ये इतना जी। बता दे कि इन्होंने क्या किया है, और मुझे इस बात का जवाब चाहिए क्योंकि ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जी। इन्हीं को जवाब देना। हमारे तो सवाल होंगे, हालांकि ये आप उल्टे हो जाते हैं, मैंने देख सर आपका जवाब नहीं, देना चाह रहे हैं, मैं बोलिए बबन के सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्होंने कहा रोजगार। आज मुद्रा योजना के तहत जितना लोन प्रोवाइड किया गया है, क्या वो उसको रोजगार मानते हैं या नहीं मानते हैं? दूसरा, 35 किलोमीटर से आप लेकर किसको 40 रोजगार किलोमीटर मानते हो बताओ? पर डे। मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट रोजगार को ही आप रोजगार मानेंगे? गवर्नमेंट जॉब को ही अगर आप रोजगार मेरा मानेंगे तो जवाब फिर ले तो लीजिएगा इसी बात जी पे। जी जी खास जी राशन में बताइए, आप खास बताइए। रोजगार मैं नहीं एक बात दिया। कहना चाहता हूं, जी पवन भाई, मुझे पवन कंप्लीट भाई, करने दीजिए। पवन भाई, ये बहस का मुद्दा नहीं है, एक बात का जवाब दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे इतना बता दीजिए कि देश में सन 2014 मई के बाद आपने किसी भी डिपार्टमेंट में जो सरकारी वैकेंसियां जो 10 साल में, पहले कांग्रेस के जमाने में, मेरी पार्टी के जमाने में होता था कि एक साल के कैलेंडर ईयर में जो वैकेंसियां खाली होती थी उस वैकेंसियों को भर दिया जाता था। मैं आपको हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट गिनाऊंगा, 8-10 डिपार्टमेंट में सन 2012 की वैकेंसी बताऊंगा और 2023 की वैकेंसी बताऊंगा। आप मुझे बताइए, क्या वो कैलेंडर ईयर की वैकेंसियां भरी गई? ये मुद्रा लोन वगैरह छोड़िए, 2-2, 3-3 लाख रुपए देके बने हैं। इधर मत सुनिए, पीएमआरवाई किसने करी थी? लोन पहले भी देते थे, पहले 1 लाख बहुत होता था, आज पीएमआरवाई 5 लाख का होना चाहिए। मेरा मानना यही है। आप बताइए ना क्या कर रहे हैं? आप 80 करोड़ को तो अगर खाना दे रहे, वो भी हमारा कानून है, बताए। देखिए जी यस भारती जी, आपने सुनी मुद्दा भी सुना है, क्या राय रखते हैं आप इस पर? यस देखिए, भारती जी। एक बड़ी हास्यास्पद बात होती है और आश्चर्य तो उस बात पे बिल्कुल भी नहीं होता कि आरएसएस कहता है कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खामखा उसको अपने आप से बांधती है। सवाल आरएसएस का होता है, जवाब भाजपा देती है। अब देखिए दूसरी चीज, भाजपा का जो महामंत्री महासचिव जो प्रमुख पद होता है अध्यक्ष के बाद, वो सीधे आरएसएस से आता है। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का वो कोई कार्यकर्ता नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है, तो जो मुख्य पद पे आता है महासचिव महामंत्री पद पे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं होता, सदस्य भी नहीं होता है, सीधे थोपा जाता है आरएसएस के माध्यम से। तो ये दोहरा रवैया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, जो गोविंदाचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा था। जो गोविंदाचार्य वो जो स्वराज अभियान आरएसएस का जो प्रमुख संस्थान है उसके प्रमुख थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो केवल मुखौटा हैं, सरकार पूरी आरएसएस चलाती है। तो ये मुखौटाबाजी और ये जो सब दोगलापन जो जनता के साथ होता है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खेलती है कि जब दोषारोपण करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर दीजिए, जब श्रेय लेना हो तो आरएसएस आगे आ जाता है कि ये सब हमारे देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समरसता और तमाम बातें उलझुल कह करके अपना श्रेय। आज जब श्रद्धेय नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जेपी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी नई अवधारणा लिखी पीडीए की, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, आर्थिक रूप से पीड़ित, दलित आदिवासी सब लोग उसमें आ रहे हैं शामिल, उसमें अगला वर्ग भी आ रहा है। तो उसी की सफलता को देखते हुए अब इनका जो पीछे का हथियार है आरएसएस, वो सावधान हो रहा है और श्रेय लेना चाहता है कि ये जो सारी व्यवस्था है जातीय जनगणना से ठीक हो सकती है। अभी तक ये जाति और पार्टी को नहीं मानते थे, ये नौटंकी करते थे कि हम तो जाति मानते ही नहीं है, हम केवल भारतीय होना मानते हैं। जी यश भारती जी, जरा रुकिए, हमारे बीच किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, अंकित मिश्रा जी, और जो कानून के अच्छे खासे जानकार भी हैं। सर क्या लगता है, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए नमस्कार, मैं किसान भारतीय किसान यूनियन स्वराज की तरफ से आपके बीच में हूँ। जी बिल्कुल जाति है। जनगणना के लिए जिस तरह से हमारे भाइयों ने बताया, मैं एक बार फिर इस पे दोहराना चाहता हूँ कि देखिए समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको आज तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है, तो उसके लिए आप अभी बता रहे हैं कि किसी पार्टी विशेष पे मेरा ना तो कोई टिप्पणी है ना कोई कमेंट है कि क्या हुआ, सरकारें आज तक क्या करती आई,
लेकिन ये जानने के लिए कि मेजोरिटी में एक ज्यादा संख्या में किस वर्ग का व्यक्ति अभी भी वंचित रह गया है, उसको अभी सरकारी सुविधाएं नहीं मिली और पूरी तरह से वो मेन धारा में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की जाति जनगणना होनी चाहिए। पवन केसर जी, आपने सुना अंकित मिश्रा को? बिल्कुल जी। सुना मैंने। एक अंकित जी, आज 77 साल हो गए देश की आजादी को। ये जी। अभी ही क्यों कास्ट सेंसस में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी सरकार में रही, वो रही कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में काफी अपनी राज किया। इसका जवाब मुझसे ले लीजिएगा। का ये नाम है। जी, जी। पहले सुन लीजिए। जी, जी, ये अभी हो गया ना पवन जी, सवाल जवाब सुन लीजिए। पवन जी सवाल हो गया, बहुत छोटा सवाल था, छोटा जवाब सुनिए। जी, यस भारती जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं। अरे सवाल पूछ के अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। जीवन में कंप्लीट नहीं सवाल होगी। भारतीय जनता पार्टी की आवाज जवाब तो दे दो हमको। जीवन भर में कंप्लीट नहीं होगी। दे आर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट थे, इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट रहोगे। दोबारा कहूंगा, इन्हीं 10 सालों में जितना दलितों आदिवासी उनका उद्धार होना, इसी कार्यकाल में आदिवासी जो महिला है वो आज सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। इसी में आज ही बनी है क्या? वो बनते क्या है? दलित हितैषी। ये सिर्फ नौटंकी है सत्ता हासिल करने के लिए। इनको एक मिनट मेरी बात का जवाब दे देंगे पवन भाई? क्या दलित आदिवासी महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया? मेरी आदरणीय है, क्या राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों का कल्याण हो गया? लेटर लिखते थे सीएम को कि आप आरक्षण के विरोधी हैं, और आज ये ढोंग रच रहे हैं। यहाँ पे नहीं चलेगा ये चीज। जनता पवन जी सवाल का जवाब चाहिए या नौटंकी करनी है आपको? राष्ट्रपति जी जवाब दीजिए। जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं इनसे। पवन भाई तनिक एक जवाब दे दो। मैं अच्छा मानता हूं कि आपने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, महिला जिंदाबाद, लेकिन ये बताइए, एक राष्ट्रपति महिला बनाने से क्या सारे देश के आदिवासियों का कल्याण हो गया? कल्याण करने के लिए किसी भी जाति को छोटे छोटे लोगों को ऊपर बढ़ाना होता है। आप एक डायमंड को कितना चमकाओगे? मुझे बताइए कि 10 साल में आपने उन 2014 के बाद आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और गरीब, चाहे वो ब्राह्मण हो, इनके लिए क्या किया? मुझे 5 काम गिना दो बस। साल के आधा काम, साल का आधा काम बताओ। मैं आपको बता देता हूँ। आज आवास योजना में जी, पवन केसर जी आपसे वो इससे ज्यादा घर हैं, ये इनको मिले हैं। इनके सांसद के सामने कहा था, एक बुढ़िया बुजुर्ग महिला ने कहा था 30,000 रुपए लिए। उसने सांसद ने पूछा था कि क्या महिला मोदी जी से कुछ कहना चाहती हो? कहा हाँ बाबू, 30,000 लिए। सुषमा जी, पवन खेरा जी ने जो सवाल किए, पवन जी ने जो सवाल किया था, राज शर्मा जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे उसका जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के पास आ रही थी पवन केसर, अभी आपसे आएंगे, आपके पास मुखातिब होंगे। पहले यश भारती जी बताइए। देखिए, जातीय जनगणना के ऊपर पवन जी ने जो आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, बड़ा सीधा सा बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने इस बात के लिए गलती स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी कि हमने पिछली सरकारों में जातीय जनगणना नहीं करा पाए, उसके आंकड़े घोषित नहीं कर पाए, उसके लिए हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, सहर्ष उसको स्वागत करना चाहिए। आगे वो गलती स्वीकार सुधारने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको गलती मानती है, आगे सुधारने का काम करने की बात करती है? नहीं करती है। इसका मैं बता देता हूं। 2014 में जब मोदी सरकार आई, स्वर्गीय अरुण जेटली जी मंत्री थे, लोकसभा के अंदर उन्होंने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना जो हो चुकी है उसके आंकड़े हम घोषित नहीं कर सकते, उसमें हजारों त्रुटियां, उन त्रुटियों को ठीक करके हम जल्द घोषित करेंगे। 2014 से 24 आ गए, वो त्रुटियां अगर नहीं नाकामयाब सरकार कर पाई पूरी, तो उसकी नाकामयाब के श्रेय 77 साल पीछे जाके देंगे कि 2014 से 24 तक का लेंगे? 3 बार जिनको मौका मिल गया है वो जिम्मेदारी लेंगे, शर्मिंदगी होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी बात, ये जो बार बार आरएसएस की बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है। अभी ये कह रहे थे कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छा काम किया, सम्मान है आपका। लेकिन भैया, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए तो आरएसएस के मोहन भागवत को बैठाते हो,
नरेंद्र मोदी जी को बैठाते हो, उस महिला आदिवासी को क्यों छोड़ देते हो जो विपक्ष कहता है सम्मान के साथ में कि उस महिला आदिवासी महिला को होना चाहिए, जो प्रमुख याद आ जाते हैं, तब आपको नरेंद्र मोदी याद आ जाते हैं, आपका संघ का एजेंडा याद आ जाता है। कहां चला जाता है आपका भाईचारा, कहां चला जाता है आदिवासी की पहली बहन प्रथम महिला को राष्ट्रपति बनाने वाली बातों का। तो ये झूठ फरेब फैलाना बंद कीजिए। ये जो आपका गठजोड़ है ना कि मीठा मीठा गप समय समय पे आरएसएस और बीजेपी के बीच में खेलते हैं, ये विपक्ष ने एक्सपोज कर दिया है। किसानों के साथ जो मारामारी आपने की है, जो बेरोजगारों के साथ मारामारी की है, जो अस्पतालों में रोज मारामारी हो रही है, जो शिक्षा में रोज मारामारी हो रही है, ये आम जनता देख रही है। आपने पवन जी एक बात और कही थी, सुषमा जी एक अंतिम बात, पवन जी ने एक बात कही थी, मुद्रा लोन दे देना रोजगार हो गया। 2 करोड़ का वादा आपने किया था, तब स्वरोजगार नहीं सरकारी नौकरियों की बात हुई थी। आप गोलमोल बात करोगे और चुनाव के बाद आप ही के वो नेता जिनका नाम ले रहे थे अमित शाह जी, जिन्होंने जाति पे वो कहते हैं चुनाव के बाद तो जुमले होते हैं, जुमले बोल दिए जाते हैं। तो अस्थिरता आपकी बातों पे, अविश्वसनीयता आपकी बातें में है। आप खुद बोलते हैं कि चुनाव में आप जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्यता कहीं नहीं है आपकी बातों में। चलिए इस बात की आपसे मैं पवन केसर जी आपके पास आ रही हूँ, इससे पहले जरा मैं अंकित मिश्रा जी से एक बार जवाब ले लूं। अंकित मिश्रा जी, कुछ सरकारें तो अपनी गलतियां मान रही है और कुछ कह रहे हैं कि हम सुविधाएं दे रहे हैं जनता को, क्या सोचते हैं? देखिए, ये डिबेट आरएसएस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और सपा कर दी गई, हालांकि मुद्दा इसका कुछ और था। और ये होगा जब 2 राजनीतिक दल के लोग बैठेंगे तो एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे। लेकिन आज ये किसान यूनियन की तरफ से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। किसान यूनियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकारें किसानों के बारे में आज भी नहीं सोच रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार आज के दौर में है, लेकिन किसानों को उनका सम्मान नहीं मिल पाया, उनके अधिकार नहीं मिल पाए, एमएसपी आज तक नहीं मिल पाया। जो अन्नदाता है वो आज भी बेचारा वंचित है। आज भी किसान का बेटा दिल्ली में जाके नौकरी करना पसंद करता है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास आज तक खेती से इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ये कांग्रेस के टाइम से भाजपा के टाइम तक आज भी किसान की वही स्थिति है। समझ आ रहा है, क्या कहेंगे सुष्मिता जी, अंकित जी से बस एक छोटा सा सवाल है। आपके मूल अधिकार जो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे वंचित करने का काम किसने किया आपको? क्या आप अपने हक अधिकार भी ना मांग सके सरकार से? जी अंकित मिश्रा जी, भाई संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान से मिले हुए हैं। हमारे प्रदर्शन का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, उन अधिकारों को आज तक हम नहीं पा पाए हैं। किसान आज तक उससे वंचित रहा है। तो वो मैंने आपको दिल्ली में प्रदर्शन रोकने से, कीले ठोक करके और आपको बाहर रखने का काम किसने किया? इससे पहले किसानों को प्रदर्शन करने से किसने रोका? ये पुराने इतिहास पर अगर हम बात करेंगे, जरूरत पड़ती है मेरे भाई। यही तो विडंबना है कि किसान जो आज भारतीय सवाल, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं या सवाल करना चाह रहे हैं। जी पवन केसर जी बताएं। देखिए, पवन केसर जसवाती जी को मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कही रोजगार की बात। जब 100 करोड़ रोजगार की बात की थी तो वहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट जो आप बोल रहे हैं ना कि बीच की बात की गई है, कंफ्यूजन क्रिएट की है। रोजगार होता है, रोजगार। सर मैंने सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दिया था, जो अरुण जेटली जी आज 10 साल तक सुधार नहीं हो पाया, उस पर जवाब दीजिए। जातीय जनगणना जो विषय है, ये रोजगार तो आपकी बात का जवाब दिया था मैंने। आज का विषय जातीय जनगणना है और उस पर 10 साल की नाकामयाबियों पे आप क्या कहना चाहते हो, उस पर प्रकाश डालिए। उसी पे बोल दो पवन भाई, बोल दो साफ साफ। अगर देखिए सबसे ज्यादा 22 करोड़ लोग इसी कार्यकाल में उठे हैं, इसी कार्यकाल में, और वो रोजगार पीएफ अकाउंट। जातीय जनगणना पे बोलने को नहीं है, डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, बात को दूसरी तरफ बढ़ा करके भागना चाहते हैं। आपने सवाल किया था पिछले 77 साल में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो पाई? जवाब उस 77 साल में अटल बिहारी वाजपेयी को भी देना है, मोदी को भी देना है जवाब। सरकार ने दिया है और डंके की चोट पर दिया है। आज 35 किलोमीटर रोड का जो है ना पर डे का, क्या वो कोई जादू का? अरे रोड की बात नहीं हो रही भाई,
उस पर लेबर लग रही है, जातीय जनगणना की बात करिए आप, रोड पे कहाँ आएगी? वो रोड नहीं है, सुष्मिता जी, रोजगार नहीं है। सुष्मिता जी, जातीय जनगणना, आज आपने जातीय जनगणना पे बुलाया है, रोड पे रोलर हम चला देंगे। शिवराज जी ने कह दिया अमेरिका से बढ़िया है सड़कें। अच्छे से विस्तार में वो एक्सप्लेन भी किया है। अरे ये भाग रहे हैं। इन्होंने सवाल किया 77 साल के पिछले इतिहास में उसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ खड़े हैं, उसमें 10 साल में मोदी जी कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, आज रोजगार, ये केसर साहब क्या है? इनके नेता जो प्रधानमंत्री हैं वो सदन से भागते हैं, तो ये नहीं भागेंगे क्या? इनका कौन सा नेता खड़े होकर जवाब देता है? बताइए आप। अच्छा एक मिनट केसर साहब, इसका जो एक जवाब दो, एक जवाब दो। सुष्मिता जी, क्या आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हो? हाँ या ना? इसका जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा अगला सवाल माधवीपुरी, सुष्मिता जी, मेरा निवेदन इनसे केवल इतना पूछ लीजिए, 2014 में सदन में जो विश्वास स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया था, वो 10 साल में पूरा क्यों नहीं हो पाया? उसके जिम्मेदारी के साथ भाजपा नेता होने के नाते बता दें। पवन केसर जी जवाब दीजिए। मतलब कि अरुण क्या विश्वास, क्या मुझे पूरा बताइए। इन्हें पता ही नहीं कुछ। चलिए कोई बीजेपी के किसी को नहीं पता। राजी थोड़ा शांत रहिए ना। तो इतनी देर से आप जवाब किस बात का दे रहे थे? ये तो मैंने दोबारा प्रश्न पूछा है। इतनी देर से आप जवाब किस बात का दे रहे थे? जो यश भारती जी, आप मेरा दूसरा सवाल सुन लें। माधवीपुरी बुच ना दूसरा नहीं। सुष्मिता जी, पहली बात जो सवाल पवन जी ने किया था उसी को दोहरा रहा हूं मैं। 2014 में सदन में खड़े होकर स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने विश्वास दिलाया था देश को, जातीय जनगणना पूरी होगी, उसके आंकड़े हम घोषित करेंगे। क्योंकि जातीय जनगणना हो चुकी थी, आंकड़ों में त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को सुधार करके हम जल्द घोषित करेंगे। 10 साल हो गए, 10 साल में वो त्रुटियां क्यों नहीं सुधार पाए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उस नाकामयाबी के लिए कौन दोषी है? पवन केसर जी, आप समझ पा रहे हैं कि क्या सवाल किया? जवाब दे दीजिए। सुनिए, 2011 से लेकर 2014 तक, मई से पहले तक, चुनाव घोषित होने से पहले इनके पास पूरा वो रहा, इनके अलायंस कांग्रेस के पास पूरा रहा, इनके पास पूरे आंकड़े थे। अगर सच में हितैषी होते उस वक्त वो कार्ड नहीं था, उस वक्त। अरे कांग्रेस ने मान लिया हमसे गलती हुई है। राज शर्मा जी एक मिनट। सुष्मिता जी, कांग्रेस ने गलती मान ली, राहुल गांधी जी ने माफी मांग ली, अब 14 से 24 तक के लिए बताइए। नहीं थे, यश भारती जी थोड़ा सब्र रखिए, बात तो रखिए दीजिए आप। अरे ये भाग रहे हैं क्या? 2011 के बाद 10 साल के बाद ये सेंसिस होती है, आपको आंकड़े देने हैं। 10 साल के बाद वो आंकड़े आ सकते थे। सुनिए चीज, अब इसमें कोविड आ गया, कोविड के बाद। अरे भैया पवन जी, नहीं मालूम है तो मत बोला करो यार। अब जाकर झूठ परोसने की भी सीमाएं होती है। मतलब दोस्तों त्रुटियां सुधारनी उसको सेंसस से जोड़ रहे हैं। इनको अकल नहीं है तो अकलमंदी जैसी बात ना करें, गुमराह कर रहे हैं। बताइए जिस विषय पे आए कोई तैयारी नहीं है इनकी, कोई तैयारी नहीं है। ये केवल बतौले करने आए, जुमले देने के लिए आए हैं यहाँ पे। जातीय जनगणना पे भी कोई इनकी तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं आपकी। आपको कुछ नहीं पता जातीय जनगणना के बारे में। यश भारती जी, ऐसे बीच में बोलने से जनता आपकी बात सुन पाएगी नहीं? और एसपी तक, वहां तक आंकड़े आप। चलिए सुष्मिता जी, ये झूठ परोसेंगे आपके चैनल पे आके, आपके पैनल में आके हम लोग सुन लेंगे। एक दम की बात नहीं कह पा रहे जातीय जनगणना पे। ये रोजगार और मुद्रा लोन, सड़क, दुनिया भर की बातें ले आए। ये पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का लगातार हाथ छीन रहे हैं। राष्ट्रपति जी को लिया, महामहिम को। चलिए यश भारती जी, मैं आपके पास कारण जो है दलित समाज, आदिवासी समाज, जो वंचित वर्ग, मैं तो एक बात मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में सुनना। पवन जी शर्म आ जाएगी अगर थोड़ी शर्म। सुष्मिता जी मेरी अंतिम बात। पवन जी अगर थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो आज अपनी ये डिबेट देख करके चुल्लू भर पानी में डूबने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस विषय पे आए। तो शांति रखिए यार। आप देखेंगे
आप देखिए, बिल्कुल भी भाषा की व्यक्तिगत मर्यादा कटाक्ष देखिए, न करें, समझे आप बोलिए। आपको डूबना मरना चाहिए, और राम भक्तों के ऊपर जो गोली चला रहे थे तब आप नहीं डूबे, मगर अब डूबने कोई और डूबेगा जो काम कर रहा एक है, मिनट, वो एक्चुअल में इसका काम जिस जवाब कर मैं विषय देता पे हूं। आ रहे हो आप उनका हक अधिकार खा रहे हो और बात करने को तैयार नहीं हो आप। यश भारती जी शांत रहिए, राज शर्मा जी से मैंने बोला है जी, बोलिए राज शर्मा। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो राम भक्त कह रहे हैं, मैं तो जी। कहता हूं जब आपने मुलायम सिंह जी को एक पद्मश्री दे दिया, भारत रत्न दे दिया, तो फिर सारी चीजें खत्म। जिस व्यक्ति को ये मिल जाए उसका अपराध क्या है? उसका अपराध जी। क्या है? आपने तो दिया ना, आपने तो दिया, बताइए। और मैं एक बात बता रहा, अभी हमारे भाई पूछ रहे थे कि भाई ये बता दो 14 में जो अरुण जेटली ने कहा था वो 10 तक अभी 11 साल में नहीं होगा क्या? और एक और सवाल दे दें बस, सुष्मिता जी, मुझे नहीं कुछ आज पूछना, क्या ये जी। जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हाँ या ना? वो मुझे ज्यादा नहीं पवन बोलना है, केसर क्योंकि इन जी, लोगों के मुंह नहीं सीधा लगना है ज्यादा। सीधा सीधा जवाब दीजिए कि आप जातिगत गणना जो है उसका समर्थन करते हाँ हैं या ना? नहीं? हाँ या ना? देखिए, बिल्कुल नहीं, होगा। हाँ और या ये ना? हमारी मैं हाँ या ना बोलो। जो भी हमारे अमित शाह ने ऑन चैनल राज कहा शर्मा है, शांत- जब जी। होगा जरूर होगा इसमें। जी, तो आप समर्थन पक्का? करते हैं सर गणना का? देखिए, हम दलितों के करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आज समय कम है ना, समय आने टू दी पर पॉइंट चले हम नहीं लोग, आंकड़े देंगे। इधर ना इधर। आपके बस की बात नहीं थी, आपके बस की बात नहीं चलिए। थी, ये हम नहीं करेंगे। और जितने आपकी तरफ से जो आप नहीं करोगे? है ना, वो भाजपा ही सुधारेगी। आप नहीं ये जो बोल रहे हो ना आज, ये कांग्रेस की देन है। ये जो बोल रहे हो ना इतना, ये कांग्रेस की देन है। आप वही लोग हो जब 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एटीएम का उद्घाटन किया था, आप अर्धनग्न होके घूम रहे थे। आप कहते हो डिजिटल इंडिया। ये शुक्र मनाओ जो आज डिबेट हो रही, ये जस्ट बिकॉज ऑफ विजन ऑफ लेट श्री राजीव गांधी जी द्वारा। अरे आप लोग के नेता क्या है? अंग्रेजी के 4 शब्द नहीं जानते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते। देश की हर जाति से आप, हर जाति, हर उद्योग धंधे, किसान हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, उनके खिलाफ हो आप लोग चोटे बन गए, चोर, डकैत बन गए हो, डकैत। आपसे अच्छा करेक्टर बिन मुरैना के डकैतों का होता था। कौन वहां पे 10 रुपए की उसका डिजिटल पेमेंट करेगा? वो प्रश्न उठाते थे इन्हीं की पार्टी के। और ये देखिए आज बात कर रहे हैं, किसने उठाया? क्या कह रहे हो? उद्घाटन के बाद चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हो? ये का मजाक, आप जो चाहो बोल दो, मजाक उड़ाया था। अरे पवन भाई जो चाहो बोल दो बस। ये रिकॉर्डिंग उनका बयान है कि वहाँ अरे पहले मेरी महिला अच्छा एक मिनट बता दोगे पवन भाई? पवन भाई रिलैक्स, पवन भाई, अरे कतई सुन लिया करो, पक्ष के प्रवक्ता हो आप, समझते नहीं हो सरकार का तरफ रख रहे हो आप। एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो। आपके मंत्री ने, सुष्मिता जी मेरी एक बात का जवाब दे दे बस। ये जी बोले। इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कहा था 1.5 साल पहले, इन्होंने ट्रांसफर करे तो उसमें कहा था हमारे केंद्रीय विद्यालय में 50% रेगुलर टीचर नहीं है, इसलिए हम इधर से उधर 8-8 हजार किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे जहां पे 50% रेगुलर हो जाए और 50% संविदा वाले हो जाएं। इसका जवाब दे दो। ये आप ही के एजुकेशन मिनिस्टर का था। जी मैं उनके सवाल अभी से थोड़े, ये किसने शुरू किया था एडॉक बेसिस पे? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं क्या, अरे पहले मेरी बात सुनो। हाँ इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो, ले लो एक मिनट। एडॉक बेसिस सुष्मिता जी, वो क्या होता था जो मिड सेशन में टीचर रिटायरमेंट हो गया तो वो 30 अप्रैल में वैकेंसी डिक्लेयर होती थी। तो मान लो अप्रैल से पहले दिसंबर में हो गया रिटायर, तो 4 महीने के लिए एडॉक रखते थे। अपॉइंटमेंट एडॉक बेसिस पे इन्होंने स्टार्ट की है, इन्होंने स्टार्ट की। अरे हाँ, वो किसके लिए? अरे बात सुनो भाई, और क्या हर दिन नहीं होता अपॉइंटमेंट, कैलेंडर ईयर में हर साल वैकेंसी क्रिएट करके भरते हैं। एडॉक 3 महीने के लिए होता था, एडॉक 3 महीने से ज्यादा नहीं होता था। चुप रहिए, झूठ बोलते हो। और टीचरों को अभी इन्होंने गेम खेला, हल्द्वानी से टीचर का ट्रांसफर दार्जिलिंग, बताइए, जिससे कि वो नौकरी छोड़ दे। और ये अडानी की कंपनी से लेके
10,000 20,000 में टीचर रख ले। आप बताइए हल्द्वानी का है एक प्राइमरी टीचर का ट्रांसफर आप दार्जिलिंग करते हैं। क्या ये ट्रांसफर चलिए ये पवन जो केसर आपने जी से कहा, जानते क्या हैं इंटरेस्ट यहाँ पे हम विराम देंगे अपने इंटरेस्ट डिबेट को क्योंकि ट्रांसफर वक्त इनके टाइम पे नहीं काफी हो होते थे? चुका है। जी पवन केसर बताएं। क्या इंटरेस्ट इनके पास है नहीं कुछ, ये क्या बताएंगे? यश इंटरेस्ट रेट राज ट्रांसफर शर्मा इनके जी टाइम नहीं थोड़ा होता सा था। सब्र रखिए उनका जवाब अच्छा सुन लीजिए। सुष्मिता जी, हम लोगों को झूठ नहीं पसंद है, ये झूठ का प्रचार प्रसार करती है बस। बिल्कुल मैं आपकी पश्चिम बात से बंगाल से उत्तर सहमत वहां हूँ, पे लेकिन अगर आप मेरा ट्रांसफर हो सवाल सकता है बॉर्डर के सवाल ऊपर, सुनिए। एक एम्प्लॉय जो है उत्तर प्रदेश का वेस्ट बंगाल जाकर वहां पे अपना शर्म करो, कर शर्म। सकता है। केवी आर्मी है, केवी आर्मी है, केवी आर्मी है। अपना जो सिस्टम है उसके चलिए अच्छा क्या क्या केंद्रीय विद्यालय को आर्मी की तरह फैसिलिटी देते हो? केंद्रीय विद्यालय के टीचर को आर्मी की तरह फैसिलिटी देते हो? चलिए राज गलत शर्मा मत जी बोलना। देश के शिक्षा विभाग को बदनाम मत करो, गंदा मत करो। जी आज डिबेट को हम यही विराम देते हैं। हमने आप लोगों की वजह से वक्त बल्कि ज्यादा हो चुका है। वापस इन्हीं मुद्दों पर हम बेबाक बोल जो हमारा एनएन का खास प्रोग्राम है उसमें जुड़ते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को। नमस्कार।